मिट्टी की रोटियां। बहुत भूख लगी है। मुझे खाने को रोटी चाहिए। ये क्या? माँ देखो ये क्या हुआ? अरे ये मिट्टी है या आटा? रज्जू अपनी बेटी लाली और बूढ़ी सास सरला के साथ रहती थी। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो गुटका सेठ के ढाबे पर काम करती थी। अरे ओ गुटका सेठ, आज कौन कौन सी सब्जी बनाई है बे? झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के। अबे ये तो रज्जो से पूछ, रज्जो से। ए रज्जो रानी, बताना इसको। टमाटर, आलू राजमा, पालक पनीर, भुना आलू मसाला, बैंगन भरता, दाल फ्राई, जो मांगेगा सब मिलेगा साहब। तो ठीक है, भुना आलू मसाला और एक दाल फ्राई लगा दो। रज्जू जैसे ही ग्राहक के लिए खाना लगाने लगती है तभी वहाँ एक भूखी बच्ची आ जाती है। बहुत भूख लगी है अम्मा, कोई रूखी सूखी रोटी ही दे दो, वही खाकर पेट भर लूंगी। रूखी सूखी क्यों बिटिया, ये गरम गरम ताजी रोटियां ले और आराम से बैठकर खा। ये कहते हुए रज्जो बच्ची को रोटियां देने लगती है, मगर जैसे ही गुटका सेठ की नजर उस पर पड़ती है वो दौड़कर बच्ची के हाथ से रोटियां छीन लेता है और फिर रज्जो पर बम की तरह फट पड़ता है। झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के। क्यों नहीं रज्जो, ये तेरे बाप का होटल है जो तू फ्री में रोटियां बांट रही है। सेठ बच्ची बहुत भूखी थी इसीलिए 2 रोटियां दे दी। झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के। आइंदा ऐसी हरकत की तो तुझे घर का रास्ता दिखा दूंगा, समझी? नुकसान मुझसे कभी बर्दाश्त ना होवे। गुटका सेठ की ये बात सुनकर रज्जो मन ही मन कहती है, कैसा कंजूस सेठ है, गरीब को 2 रोटी क्या दे दी, इस लालची के सीने पर बिजली टूट पड़ी। मेरा बस चले तो मैं किसी को भूखा न जाने दूं। एक दिन रज्जो अपनी बेटी लाली के साथ बाजार से घर लौट रही होती है कि तभी एक गाड़ी वाला लाली को टक्कर मारकर निकल जाता है। लाली गंभीर रूप से घायल हो जाती है और रज्जो घायल लाली को अस्पताल लेकर आती है। देखिए बच्चे के दिमाग में गहरी चोट आई है, अगर इनको बचाना है तो तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए जल्दी से 5 लाख का इंतजाम कीजिए। 5 लाख की बात सुनकर रज्जो सहम सी जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। गरीब रज्जो भागते भागते गुटका सेठ के ढाबे पर पहुंचती है और उसे अपना सारा दुख बताते हुए कहती है, गुटका सेठ, मेरी बच्ची की जान बचा लो। अगर मेरी बच्ची की जान बच गई तो मैं सारी उम्र फ्री में तुम्हारे ढाबे पर चाकरी करूंगी। झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के। रज्जो रानी, पैसे तो मैं अपनी अर्थी के लिए ना दूं, फिर तू किस खेत की मूली है? चल रपट यहाँ से। ये सुनकर रज्जो के मन को गहरी ठेस पहुंचती है और वो मन ही मन कहती है, छी गुटका सेठ, कमीने सारा दिन तुझको पैसा कमा कर देती है ये रज्जो, और फिर भी तू रज्जो के दुख में काम ना सका, थू है तुझ पर। ये कहकर रज्जो वहाँ से चलने लगती है, मगर तभी गुटका सेठ उसे आवाज देते हुए कहता है, झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के। सुन बे रज्जो रानी, दम हो तो अपना ढाबा खोलना, पर मेरे ढाबे पर कभी भूल कर भी शक्ल मत दिखाना। ठीक है गुटका सेठ। कहते हैं जब आदमी का समय खराब हो तो कोई साथ नहीं देता। रज्जो के साथ भी यही हुआ। उसने कई लोगों के आगे हाथ जोड़े और उनसे कर्ज मांगा, मगर सभी ने उसको गरीब जानकर उसे कर्ज देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मजबूरी में रज्जो को अपना घर गिरवी रखकर बेटी का इलाज कराना पड़ा। मेरी बच्ची, अब तो तू ठीक है ना? हाँ अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुटका सेठ के नौकरी से निकाल देने के बाद रज्जो पैसे के लिए मोहताज हो जाती है। घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और इसी बीच एक दिन महाजन अपने मुश्तंडों के साथ उसके घर आ टपकता है। हमारी जान जाए पर पैसा ना जाए। सुन रही रज्जो, तुम्हारा कर्ज भूल गई के? ये रज्जो कुछ न भूली लाला, बस थोड़ी मोहलत दे दो, मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगी। हमारी जान जाए पर पैसा ना जाए। तू काम धाम तो कुछ करती ना, फिर कर्ज कहाँ से देवेगी रज्जो? चलो बे, रज्जो का सामान इज्जत से बाहर फेंक दो और दरवाजे पे हरी सर का ताला जड़ दो। रज्जो महाजन की खूब मिन्नतें करती है, मगर महाजन उसे घर से निकाल देता है। रज्जो अपनी बेटी और बूढ़ी सास के साथ सड़क पर आ जाती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो न माँ। खाना कहाँ से दूं मेरी बच्ची, खाने के लिए तो सूखी रोटी तक नहीं बची। ये सुनकर लाली फूट फूट कर रोने लगती है और तभी उसके आंसू उस जमीन पर गिरने लगते हैं। उसके आंसू जैसे ही जमीन को छूते हैं, वहाँ की मिट्टी तुरंत एक तरह के अद्भुत आटे जैसी चीज में बदल जाती है। ये देखकर लाली चौंक जाती है। माँ देखो माँ, मेरे आंसू जमीन पर गिरते ही मिट्टी क्या बन गई।
ये सुनकर रज्जो जमीन पर देखती है तो देखती ही रह जाती है। ये क्या? ये मिट्टी तो आटे जैसी लग रही है, क्यों ना इसकी रोटियां बनाकर देखूं। यही सोचकर रज्जो उस आटे जैसे दिखने वाली मिट्टी से रोटियां बनाती है और सब मिलकर जैसे ही उन रोटियों को खाने लगते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लाली तो लगभग खुशी से उछलने ही लगती है। माँ, ये रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इन्हें खाकर तो तन मन की थकान ही दूर हो गई रज्जो बेटी। आप ठीक कहती हैं माँ जी। रज्जो मिट्टी के आटे को एक बर्तन में भरकर रख लेती है और इस तरह उन्हें हर दिन पेट भर खाना नसीब होने लगता है। एक दिन रज्जो देखती है कि बर्तन से आटा लेने के बाद भी बर्तन आटे से भरा ही रहता है। ये देखकर रज्जो सोचने लगती है, क्यों ना जादुई मिट्टी की रोटियां बनाकर बेचना शुरू कर दूं। इससे 2 पैसे तो बनेंगे ही, साथ ही हमारे जैसे गरीब लोगों का सस्ते में पेट भी भरेगा। यही सोचकर रज्जो अपने पास बचे खुचे पैसों से सब्जी तरकारी खरीद मिट्टी की रोटियां बनाकर बेचने लगती है। तुम ये क्या बेच रही हो? सब्जी के साथ मिट्टी की रोटियां बेच रही साहिब। मिट्टी की रोटियों का नाम सुनते ही ग्राहक आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या कहा? मिट्टी की रोटियां? ये तो बड़ी अनोखी बात है, जरा चक्कर तो देखो। ग्राहक के ये कहने पर रज्जो उसे सब्जी के साथ मिट्टी की रोटियां परोसती है और उन्हें खाते ही ग्राहक खुशी से फूला नहीं समाता। वाह, क्या स्वाद है रोटियों का, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं देखा। धीरे धीरे रज्जो की मिट्टी की रोटियों की चर्चा शहर में दूर दूर तक होने लगती है और बड़ी संख्या में लोग मिट्टी की रोटियां खाने के लिए उसके पास आने लगते हैं। साथ ही अब वो पटरी पर खाना बेचने की बजाय ठेली पर खाना बेचने लगती है, और वो भी गुटका सेठ के ढाबे के सामने। आओ भाई आओ, 20 रुपए में भरपेट खाना खाओ, पैसा ना हो तो फ्री में खाना खाओ। रज्जो हर रोज ठेली पर खड़ी होकर लोगों को ऐसे ही आवाज लगाती थी, और वो जब जब ऐसे आवाज लगाती थी, गुटका सेठ जल भुन कर रह जाता था। झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के, ये मिट्टी की रोटियां बेचने वाली रज्जो तो मुझे बर्बाद ही करने पर तुल गई है। इसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन गुटका सेठ कुछ बदमाशों का सहारा लेकर रज्जो का जादुई मिट्टी से भरा बर्तन छीन लेता है। झूठ ना बोलूं मुझे मरोड़ के, क्यों रज्जो रानी, तू इसी मिट्टी से रोटियां बनाकर बेचती है ना? ले, आज तेरी इस मिट्टी को मिट्टी में मिला देता हूँ। ये कहकर गुटका सेठ बर्तन को लात मार देता है, और फिर जैसे ही वो लात मारता है, अचानक ही बर्तन से सैकड़ों हजारों की संख्या में बिच्छू बाहर आने लगते हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। बिच्छू गुटका सेठ और उसके बदमाशों पर चारों तरफ घेर कर उनके पैरों पर डंक मारने लगते हैं, तो वे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मगर तभी ढेर सारे बिच्छू देखकर लाली चीख उठती है। माँ, माँ, मुझे बचाओ माँ, मुझे ये बिच्छू काट खाएंगे। लाली ये कही रही होती है कि तभी बिच्छू एकाएक गायब हो जाते हैं और एक अप्सरा प्रकट होती है। तुम डरो मत बेटी, मैं जादुई मिट्टी लोक की अप्सरा हूँ। मैं दयालु और भले लोगों को कभी हानि नहीं पहुँचाती। तुम पर मेरा ही आशीर्वाद है। आपका धन्यवाद अप्सरा जी, सदा सुखी रहो। आज के बाद जब भी कोई तुम्हें परेशान करेगा, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। ये कहकर अप्सरा अदृश्य हो जाती है और उस दिन के बाद गुटका सेठ रज्जो की तरफ नजर भरकर भी नहीं देखता। अब उठ भी जा मोना, नहा ले, लड़के वाले आते ही होंगे। मेरी नाक कटवाने का एक भी मौका तू मत छोड़ना। अरे मम्मा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं बिना नहाए हुए भी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। कभी नहीं सुधरेगी तू। जब तक यहाँ है कर ले अपनी मनमानी। शादी के बाद तुझे समझ आएगा मैं ये सब क्यों बोलती थी। तू पहली बार मिलेगी आदि से, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है, कम से कम आज तो नहा ले। क्या मम्मा, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मोना पिंकी के डर से नहाने चली जाती है, लेकिन पानी देखते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अपने जैकेट और टोपी तक नहीं उतारती है। ओह ओह ओह, इतनी ठंड। ये मम्मा भी ना, मुझ पर जरा भी दया नहीं आता इनको। चल मोना, तू तो एक्ट्रेस है ही, शुरू कर दे अपनी एक्टिंग। मोना पानी से भरी बाल्टी जमीन पर गिरा देती है और नहाने की एक्टिंग करने लगती है। उफ, ये ठंड। इधर मानो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारकर निकलती है। उधर आदि अपने परिवार वालों के साथ वहां आ जाता है।
मोना को देखते ही संगीता उसे पसंद कर लेती है और कहती है, इतनी ठंड में मोना रोज नहाती है, और क्या चाहिए हमें। हम तो बस अपनी बहू में यही गुण चाहते हैं, सो हमें मिल गया है। मोना और आदि का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन पिंकी चिंता में डूब जाती है। इन लोगों को जब ये पता चलेगा कि मोना महीनों तक नहीं नहाती तो क्या होगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त पिंकी मोना से कहती है, ससुराल में रोज नहा लेना, रसोई में बिना नहाए मत जाना, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मम्मा तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगी सब। तभी वहाँ संगीता आकर कहती है, क्या खुसुर पुसुर चल रही है माँ बेटी में। दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हमारी बहू को विदा कीजिए बहन जी। बस यूं ही बहन जी। पिंकी मोना को समझाकर विदा कर देती है। ससुराल में मोना को सभी पसंद करते हैं। अगली सुबह संगीता मोना को 4 बजे उठा देती है और कहती है, बहू उठकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मोना आधी नींद में कहती है, इतनी ठंड में रोज रोज कौन नहाता है। 15 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी, अब मैं नहीं नहाने वाली जब तक गर्मी नहीं आती है। संगीता मोना को हिलाते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो तुम बहू। हड़क कर मोना उठती है और कहती है, अब वो नींद में थी इसलिए कुछ मुंह से निकल गया। मैं रोज नहाती हूँ मम्मी जी, अभी तुरंत मैं नहा कर आती हूँ। मोना अपने कपड़े लेकर नहाने जाती है। पानी देखते ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो जाती है। बहुत हिम्मत करके जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है, उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। ओही माँ, मैं तो मर गई। नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहाया नहीं जाएगा। यहाँ कौन सा मम्मा है जो बाहर कान लगाए खड़ी होगी। बिना नहाए निकल जाती हूँ। तैयार होकर मोना नाश्ता बनाती है। कई दिनों से ना नहाने के कारण उसे खुजली आने लगती है और ये सब संगीता देख लेती है। बहू तो रोज नहाती है, फिर इसे खुजली क्यों आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मोना सबको खाना परोसती है। जल्दीबाजी के कारण मोना आज परफ्यूम लगाना भूल जाती है और उसकी बॉडी से बदबू आने लगती है। बहू लगता है तू आज ठीक से नहाई नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पूरे आधे 1 घंटे तक नहाई हूँ आज। लेकिन मैंने तो देखा था भाभी, आप 5 मिनट में ही बाथरूम से बाहर आ गई थी। मोना तुरंत अपने कमरे में जाती है और ढेर सारा परफ्यूम अपने पर छिड़क लेती है। थोड़ी देर बाद श्वेता कुछ काम से मोना के कमरे में जाती है और उसका बाथरूम यूज करती है। ये तो एकदम सूखा पड़ा है, जैसे सुबह से कोई नहाया ही ना हो। इसका मतलब भाभी झूठ बोल रही थी। मम्मा रोज मुझे नहाने के लिए सुनाती रहती हैं। उन्हें अपनी बहू की चालबाजी भी तो पता चले। श्वेता सब कुछ संगीता को बता देती है और अगले दिन संगीता और श्वेता मोना पर पूरी नजर रखते हैं। मोना उठते ही नहाने चली जाती है और हमेशा की तरह अपने मुंह पर पानी छिड़क कर निकल जाती है। हे भगवान, जल्दी से गर्मी आ जाए, फिर मैं रोज नहाऊंगी। कितने दिन तक ऐसे एक्टिंग करनी होगी, अब मैं थक गई हूँ। ये सब संगीता और श्वेता छुप कर सुन लेती है और मोना पर संगीता का गुस्सा फूट पड़ता है। आज तक कोई भी मेरी रसोई में बिना नहाए हुए नहीं गया है। छी, इतने दिनों तक कौन नहीं नहाता है। आदि को जब ये पता चलता है तब वो कहता है, आज से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी। इतनी गंदी रहती हो तुम, सो डर्टी। महीने तो कौन नहीं नहाता है। छी, यक। ऐसा नहीं है आदि। सभी मोना से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन मोना को कौन सा कोई फर्क पड़ता है। ये लोग सोच रहे हैं ऐसा करने से मैं नहाने लगूंगी। कौन मरे इतनी ठंड में नहाने के। मेरे तो हाथ के रोए ही खड़ी हो जाते नहाने के नाम से, और मैं नहाने जाऊंगी ये इनकी बेवकूफी है। ना करे बात, गर्मी आते ही सब नाउमल हो जाएंगे। तब तक के लिए एक फोन है ना मेरे पास। दिन बीतने लगते हैं और मोना अब तो और फ्री हो गई है। अब तो उससे एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ती है। गंदगी के कारण मोना के बॉडी पर व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, चमड़ियां उतरने लगती है और मोना बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। मोना की खराब हालत देखकर आदि डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर कहता है, उफ, ये सब बीमारी ना नहाने के कारण हुई है आपको। पढ़ी लिखी आज की लड़की होकर भी आपको नहाने से इतना परहेज है। इतने एडिंग आते हैं टीवी पर, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें,
पता नहीं आप जैसों को समझ क्यों नहीं आता है। डॉक्टर कोई दवाई दे दीजिए जिससे मैं उठ पाऊँ। आपको दवाई की नहीं, नहाने की जरूरत है। आप नहा के आओ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो गया है। डॉक्टर चला जाता है। मोना गर्म पानी से नहाती है और उसे ठीक लगने लगता है। ये तो चमत्कार हो गया। मम्मा और मम्मी जी ठीक ही कहते थे। अब मैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, चाहे बर्फ के गोले ही क्यों ना पड़े, मैं रोज नहाऊंगी। मोना नहा के निकलती है और पिंकी आ जाती है और कहती है, बहन जी आपने वो कर दिखाया जो मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो।